प्रिय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। देखिए, आज की क्लास में हम 100 ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा। देखिए, 100 ऑब्जेक्टिव वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा तीसरा सेशन चल रहा है। हिंदी का कौन सा सेशन, यानी हम बात करेंगे यह जो है एक हिसाब से चले तो ये टेस्ट यानी सीरीज बाय सीरीज चल रहे हैं। ये जो होने जा रहा है तीसरा यानी क्लास होने जा रहा है। इससे पहले 2 क्लास हमने ले चुके, उसमें भी 100 और आज की क्लास में भी हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से। उससे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं अभी तक, आप जुड़ जाइएगा। स्क्रीन पे एक नंबर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले यहाँ पे इस नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप। बस आपको यहाँ से 2-4 मिनट के अंदर जोड़ दिया जाएगा या तो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए तो आज के क्लास में देखिए, ये वैसा क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन बैंक में कई सालों से पूछते आ रहे हैं। कुछ मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं ताकि आपको मतलब देखिए विश्वास हो जाए। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन जो है 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसी तरीका से है 2000 ये जो है ना 22, देखिए 21 में, फिर 21, 24 में देखिए 24 में ये इसी टाइप से यानी सारा क्वेश्चन जो है लेकर आए हुए हैं। यानी जो क्वेश्चन परीक्षा में यानी पूछा गया है, जो कि पूछे जाने की संभावना भी है और कई सालों से पूछते आ रहे हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है ना देखिए, किसी अभी जो कुछ भी याद कर रहे हैं उसको थोड़ा सा सीरियस होकर चले, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक और करीब आ चुके हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत ही मतलब सीरियस होकर पढ़ाई करना है। ये नहीं कि देख तो रहे क्लास लेकिन आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बस आपको शांत दिमाग से मन को स्थिर करके शांत करके, परीक्षा नज़दीक में आ गया है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल एक बेहतरीन तरीका से आपको जो है ना आगे बढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को मतलब सबसे पहले यहाँ पे एक कॉल आ रहे हैं तो थोड़ा सा उनको हम जो है कट करने का प्रयास करूँगा, तुरंत हो जाएगा कट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन से हम चलने का प्रयास करता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए कह रहा 1 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कह रहा अस्मिता का सही अर्थ है। कह रहा अस्मिता का सही अर्थ क्या है, तो ये बात आपको जानना जरूरी है। अस्मिता का सही अर्थ जो होता है यानी अस्तित्व कह सकते या पहचान कह सकते। क्या होते हैं, जो पहचान जो होते हैं ना, उसी का अर्थ जो है यानी अस्मिता का अर्थ क्या होता है, पहचान होता है। जैसे आपका पहचान है लोगों के बीच में, वही पहचान का बात हम करेंगे। तो इस तरीका से होता है यानी अस्मिता का अर्थ जब कभी भी आपसे पूछेगा तो आप उसको टिक लगाइए, यानी पहचान होता है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा कीबोर्ड भी हमारा बहुत दूर में है तो थोड़ा सा उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने से पहले ये चीज़ें जो है ना, चलिए ठीक, अब सही दिखाई पड़ रहे होंगे आप सभी को भी पूरा बेहतरीन तरीका से। हाँ ठीक, अब ठीक है। अब यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन पर हम चलने का प्रयास करेंगे। कर लेखक जो है रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। कर लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, यानी इस चैप्टर का लेखक है, यानी देखिए रामविलास शर्मा, उस चैप्टर के गांव का जो रामविलास, उस चैप्टर के लेखक क्या है, रामविलास शर्मा जी है। और उसका गाँव जो है क्या नाम है, उसके गांव का नाम पूछ रहा है। एक लेखक है जो कि आपकी हिंदी चैप्टर का यानी लेखक है रामविलास शर्मा, उसका गांव का नाम क्या है, उसका गांव का नाम जो है ऊंच गांव सानी नाम है। क्या है, यानी लेखक रामविलास शर्मा जी का गांव का नाम क्या है, तो ऊंच गांव सानी है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। चलिए तो स्टार्ट करते। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहा भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यानी कह रहा है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। किस निबंध की पंक्ति है, किस निबंध की पंक्ति है, 2021 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कह रहा भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। कह रहा भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है, ये जो परंपरा का मूल्यांकन का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, परंपरा का मूल्यांकन का। अब यहाँ पे देखेंगे हम, कर लेखक रामविलास शर्मा को उनकी
किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? 2024 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। यानी इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था किसकी, यानी कौन सी रचना किया था साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी मिला था। ये जो देखिए निराला की साहित्य साधना पे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको। इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है, कई कारण से मतलब है कुछ कारणवश इसका ऑप्शन जो हट गया है, अभी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करिए। ये भी क्वेश्चन 2024 में यानी पूछा गया है। अब देखेंगे लैटिन कवि वर्गिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, कह रहा है। यानी लैटिन पर जो है ना, लैटिन कवि जो है वर्गिल, लैटिन कवि वर्गिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है। यानी इस पे जो है ना कौन सी यानी कवि है जो कि एक अच्छी कविता लिखी है, तो वह है अंग्रेज कवि टेनिसन। कौन लिखा था अच्छी कवि, मतलब बढ़िया कविता जो लिखा था अंग्रेज लिखा था। यानी उस कवि का नाम था टेनिसन। क्या नाम था? टेनिसन नाम था। यह अच्छी कविता यानी लिखी हुई थी, रचना किया था अच्छी कविता का। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका ए को टिक करिएगा। अब यहाँ देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से कर रहा है। यथेष्ट शब्द का अर्थ है, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है आपसे पूछा जा रहा है। और 2024 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या? यथेष्ट शब्द का अर्थ जो है ना, यथेष्ट शब्द का हम बात करेंगे, इसका अर्थ जो होता है पर्याप्त होता है। क्या होता है? पर्याप्त होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? ये जो होता है पर्याप्त होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। टेनिसन किस भाषा की कवि है? 2024 में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टेनिसन जो है किस भाषा की कवि है? टेनिसन जो है ना अंग्रेज भाषा की कवि है। टेनिसन देखिए, इससे पहले आपने इसके बारे में जानकारी दिए थे, ये कविता लिखा था टेनिसन जो कि अंग्रेज कवि थे। अब पूछा टेनिसन किस भाषा के कवि है, तो अंग्रेज थे तो अंग्रेजी भाषा के हिंद कवि होंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, यानी अंग्रेजी कवि थे। आप देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन को, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई जो है ना रामविलास शर्मा जी का है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई जो है ना ये जो है रामविलास शर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे 9वां नंबर हम क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो थे रामविलास शर्मा जी था। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जो थे वह रामविलास शर्मा जी था। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। अब यहाँ देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन पंथे किस महादेश में है? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पंथे जो है ना किस महादेश में है? पंथे जो है यूरोप महादेश में है। पंथे किस महादेश में है? पंथे जो है यूरोप महादेश में है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। पंथे किस महादेश में है? पंथे जो है यूरोप महादेश में है। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? कौन जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध जो है ना वह साहित्य है। कौन सी है? साहित्य है। यानी कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध जो वह साहित्य है। क्या है? साहित्य है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े साइज में लिखा गया है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं इनको क्या कहा जा रहा है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। ये बात अभी आपने सुने थे। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है और साहित्य में उनकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिबिंब होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। यह गद्यांश किस पाठ का है? ये गद्यांश जो है परंपरा का मूल्यांकन का है। देखिए इसमें स्पष्ट हो रहा है इस लाइन से, साहित्य का बात किस चैप्टर में किया है? तो परंपरा के मूल्यांकन में किया है। मनुष्य के साहित्य का जो बात जो किया है, जिसके संस्कृति यानी परंपरा के मूल्यांकनों की इसमें किया है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से।
अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कर विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा ज्ञान कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है, और इस क्या न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। आपसे ये पूछ रहा है ये गद्यांश जो लिया गया है किस पाठ से लिया गया है, तो परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया। देखिए साहित्य आ गया, साहित्य का अर्थ क्या होता है, परंपरा ही होता है ना, इसीलिए हम बात करें ऑप्शन नंबर डी को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन तो हम बढ़ने का प्रयास करें। 14 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक से सहानी मंत्री रहे हैं। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुन लीजिए। यदि एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो दूसरा बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं। देखिए लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे, यानी लेखक रामविलास शर्मा जी था वो कब तक रहे, यानी भारतीय के प्रगतिशील महामंत्री कब तक रहे हैं। वे जो रहा है 1949 से लेकर 1953 तक रहा था। कब से तक रहा था, 1949 से 1953 तक रहा है, यानी देश आज़ाद के बाद ही का बात कर रहा है ये। अब यहाँ पे देखेंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन का द्विधात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी सापेक्ष स्वतंत्रता स्वीकार करता है, और यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है परंपरा का मूल्यांकन का है, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करिएगा। अब यहाँ देखिए सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्य की अपेक्षा किस सभ्य को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। कह रहा है सामाजिक विकास क्रम में, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। ये जो कहा जा सकता है पूंजीवादी सभ्यता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कह रहा मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध जो है ना वह द्विधात्मक है। क्या है, द्विधात्मक है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध जो है वह क्या है, द्विधात्मक है, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2018 नंबर का क्वेश्चन का हम देखिए, और ये क्वेश्चन जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक बेहतरीन तरीका से इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। करा कि जारशाही रूस के सोवियत समाज में, ध्यान सुनिए, करा कि जारशाही रूस से के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जारशाही रूस के सोवियत समाज में, यानी किसमें, रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार जो है वह तोलस्ताय है, ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ 19 नंबर का हम क्वेश्चन को देखेंगे। निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। कारण निबंध परंपरा के मूल्यांकन का लेखक जो है ना रामविलास शर्मा जी है। कौन है, तो रामविलास शर्मा जी है। निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा जी है, ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 2019 और 21 में यह क्वेश्चन जो पूछा गया है, यानी रामविलास शर्मा जी का आपको जन्म कब हुआ था ऐसा पूछ रहा है। जन्म किस स्थान पे हुआ था और कब हुआ था। देखिए लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था, उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको मिले होंगे ये बात। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पर हम टिक 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विद्या है। परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी रचना है। परंपरा का मूल्यांकन जो है ना गद्य की कौन सी रचना है, ये निबंध है, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, निबंध है। साथ ही साथ 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। रामविलास शर्मा का निधन पूछे, देखिए जन्म तो पूछ ही लिया गया, निधन भी पूछा गया है। रामविलास शर्मा जी का निधन कब हुआ था, 30 मई 2000 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा, 30 जनवरी 2000 ईस्वी में हुआ था। 30 मई
जनवरी ने 30 मई को हुआ था। अब 23 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। कह रहे साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान, ध्यान सुनिएगा, कह रहे कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, यानी साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है ना किस व्यवस्था में संभव है। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, यह है समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, समाजवादी व्यवस्था में। कह रहा है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। कह रहा था साहित्य के निर्माण में क्या कहा जा रहा है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका जो है वह निर्णायक है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, क्या है, निर्णायक है। कह रहा है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से क्या कह रहा है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा रहा है। ये रहा वांछित और अवांछित दोनों रहा है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, वांछित और अवांछित दोनों रहा है। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं यानी 26 नंबर क्वेश्चन को, परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, परंपरा का ज्ञान जो है ना किन के लिए आवश्यक है। अब ये बात बताना आपको है कि परंपरा का ज्ञान जो है किन के लिए आवश्यक है। ये जो है ना जो लकीर के फकीर न हो, जो लोग लकीर के यानी फकीर न हो और क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। जो क्रांतिकारी यानी देखिए परंपरा का ज्ञान उसके लिए है जो क्रांतिकारी का साहित्य हो। क्या चीज का, क्रांतिकारी का साहित्य हो, ऐसा आपको याद रखना। जो लकीर के फकीर न हो करके, देखिए क्या कह रहा है, जो लकीर के फकीर न हो करके साहित्य क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, वैसे ही व्यक्ति को यह परंपरा का ज्ञान के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 27 नंबर का क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हिंदी आलोचना को, क्या पूछा जा रहा है, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि, क्या वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है, तो रामविलास शर्मा जी को है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेगा। हिंदी आलोचना, क्या बात करें, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय जो वह प्राप्त है रामविलास शर्मा जी को है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अब हम बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है कि हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम किसने दिया है। कह रहा है हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम जो दिया है तो वह व्यक्ति का नाम बताना है, किसने दिया है, तो रामविलास शर्मा जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं कि बेहतरीन तरीका से। अब हम बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब यहाँ पे कह रहा रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता, आपसे ये पूछा जा रहा है कि रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। किस व्यवस्था में ही संभव है, वह समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। 1 नंबर से हम क्वेश्चन को करते करते 30 नंबर पे हम पहुंच गए हैं और 100 क्वेश्चन तक जाना है अभी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कर जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर न हो नहीं है, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना कर चाहते हैं और उनके लिए साहित्य की परंपरा ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। प्रस्तुत गद्यांश, देखिए ये जो गद्यांश लिया गया किस पाठ का लेके, देखिए परंपरा ज्ञानम, परंपरा का मतलब यह है परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिएगा टिक, ठीक ना। कैसे पकड़ना है ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर। अब 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जार शाही कहाँ थी। 2019 और 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जार शाही कहाँ थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा रहा है जार शाही जो था ना वह रूस में था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। जार शाही कहाँ थी, तो जार शाही रूस में थी। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। अब 32 नंबर का क्वेश्चन को हम देखेंगे, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। कहा कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार जो है वह रामविलास शर्मा जी है। कौन सी है, तो रामविलास शर्मा जी है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। और 33 नंबर क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था।
पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था ना वह लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। 34 नंबर क्वेश्चन का, बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती कौन लाई थी? कह रहा बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती जो वो कौन लाई थी? वह लाया था कपिला जी लाया था। संगीत भारती कपिला जी लाया था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब 35 नंबर का क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करते हैं। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? कर हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है वह दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। करा जीत जीत में निर्कत हो पाठ के लेखक कौन है? कह रहा है जीत जीत में निर्कत हो पाठ के लेखक जो है पंडित बिरजू महाराज है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कह रहा है कि बिरजू महाराज को तालिश किसने मिली? कह रहा तालिश है किससे मिली? बिरजू महाराज को तालिश जो है किससे मिली है? ये जो मिला है बाबूजी से मिला है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। बिरजू महाराज को तालिश किससे मिली है? तो बाबूजी से मिला है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था लखनऊ के किस अस्पताल में? ये हुआ था जफरीन में हुआ था। कह रहा बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में? अस्पताल का नाम पूछा तो जफरीन अस्पताल में हुआ था। कौन सा अस्पताल में? जफरीन अस्पताल में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से। अब 39 नंबर क्वेश्चन, कह रहा पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे हैं? कह रहा कि पंडित बिरजू महाराज जो है वह कानपुर में कितने साल रहे हैं? यानी पंडित बिरजू महाराज कानपुर में यानी 2.5 साल रहे हैं। कितना? 2.5 साल रहे, 2.5 साल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी नंबर को टिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ आप देखेंगे 39 दोबारा 39 क्वेश्चन, अच्छा दोबारा 39 नंबर क्वेश्चन हो सकता है नमनी में 1 नंबर का क्वेश्चन। कहा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका है? ये जो है ना हम बात करें निर्मला जी का है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। स्कूल का नाम पूछ रहा है तो बता दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी जो हुआ था ना वे हुआ था यानी 18 साल की उम्र में। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हुआ था? बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं कि बेहतरीन तरीका से। 39 नंबर यहाँ देखिए 41 नंबर का, बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्य मशहूर नृत्य गाना और रंगकर्मी के पवित्र का और नाटरंग की संप्रदाय कौन है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। यह रसीम वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, रसीम वाजपेयी। 42 नंबर क्वेश्चन को हम देखें, कर बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? कर बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो है किसने लिया है? ये जो लिया है रसीम वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे। कह रहा 43 नंबर, बिरजू महाराज का अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? मैनपुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कह रहा किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार? नाचते हुए उपयुक्त सभी से मिला था। उपयुक्त दोनों से, देखिए बाबूजी के साथ और चाचा शंभू महाराज, यही दोनों तो नाच करने इसके साथ ही था कितना मिला था ना। ऑप्शन नंबर मारिए सी को अभी फिलहाल। 45 नंबर क्वेश्चन पे हम देखने का प्रयास करेंगे, नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे जिनके नाम था? का नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे और उन जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था झुमक लाल। क्या था? झुमक लाल। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? झुमक लाल था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करने का। अब 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बिरजू महाराज के गुरु जी थे न उनके चाचा जी था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 47 नंबर का क्वेश्चन कर बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? कहा बिरजू महाराज जो है किस शैली के नर्तक जो है ना, ये हम बात करें कथक का नर्तक है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, कथक का नर्तक है। कहा कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिरजू महाराज की ख्याति जो है किस रूप में है? ये जो है नर्तक के रूप में है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में है।
कह रहा बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिरजू महाराज कौन सा वाद्य योग्य बजाते थे? ये उपयुक्त सभी बजा, सितार, गिटार, हारमोनियम, उपयुक्त सभी बजाते थे। बिरजू महाराज इन सब में रसीला था। हम बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। अब कह कि बिरजू महाराज का संबंध है, देखिए यहाँ पे कह रहा बिरजू महाराज का संबंध 2019 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि बिरजू महाराज का संबंध जो है ना, बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। क्या चीज़ को? सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे 51 नंबर, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े हैं? कह रहा है कि नृत्य की शिक्षा के लिए, क्या कह रहा है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्थान से जुड़े हैं? तो ये जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 51 नंबर क्वेश्चन को। किस क्वेश्चन को? तो 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम। कारण कि बिरजू महाराज कितना रुपया नाजराना देकर अपने गुरु पिता से का गांडा बंधवाया था? अब यहाँ पे कह रहा है कि बिरजू महाराज कितना रुपया नाजराना दे करके अपने गुरु पिता से गांडा बंधवाया था। ये जो है ना 500 रुपया दिया। कितना दिया था? 500 रुपया दिया था। अब यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। कह सरगीद का अर्थ है, सरगीद का अर्थ होता है शिष्य। क्या होता है? शिष्य होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। सरगीद का अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ हम देखिए, कहा कि पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके देहांत हो गया था। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे। कितने साल के थे? 9.5 साल के थे तभी उनके देहावसान हो गया था और पिता का हो गया था। किसका? उनके पिता का हो गया था। बिरजू महाराज खुद को किसका सरगिद मानते थे? कह रहा है बिरजू महाराज जो खुद का सरगिद मानते थे पिता का, वो पिता का क्या था? शिष्य था। पिता उनके लिए गुरु का रूप था। 56 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? 2018 और 21 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान सुनिएगा, बिरजू महाराज को किस उम्र में, ऐसा बात कर रहा है, बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? ये मिला था 27 वर्ष में। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज थे। बहुत बेहतरीन तरीका से इसके बारे में मैंने जानकारी दे कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। क्या था? शंभू महाराज नाम था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज था। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। चलिए तो 58 नंबर क्वेश्चन पर आप देखते हैं। कहा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? कहा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। अभी भी फिलहाल ऊपर के क्वेश्चन में इसी का चर्चा 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान से सुनिएगा अब अगला नंबर क्वेश्चन को। कहा कि 59 नंबर का हलकारों का अर्थ होता है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हलकारों का अर्थ होता है संदेशवाहक। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। हलकारों का क्या अर्थ होता है? संदेशवाहक होता है। हलकारों का क्या अर्थ होता है? संदेशवाहक होता है। अब 50 नंबर क्वेश्चन को हम देखें। करा जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के केंद्र में है। करा कि जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के केंद्र में जो है ना बिस्मिल्लाह खां, ये बिरजू महाराज है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी सी को। करा जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के केंद्र में है तो बिरजू महाराज। करा लखनऊ घबराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ये जो था ना पंडित बिरजू महाराज थे। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखेंगे हम 62 नंबर क्वेश्चन को। क्या देखेंगे? 62 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, कह रहा है दिल्ली में एक समय आया हुआ था, मतलब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? लखनऊ चले गया था। कहाँ? लखनऊ चले गए थे।
पंडित बिरजू महाराज किसने घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराने के वंशज थे। ऑप्शन नंबर हम बीत करेंगे बी को। 64 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी के। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा, 7वीं पीढ़ी के। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म देखिए कितना बार पूछा गया है, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन को जबरदस्त तरीका से आपके सामने लाकर प्रस्तुत करता हूँ। अब कह रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बिरजू 1938 ईस्वी में। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन को, जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के साहित्य विद्या जो है ना साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अब 66 नंबर, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिताजी थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिताजी थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो चुका? 9.5 साल के। जब पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके पिताजी का क्या हुआ था? देहांत हो गया था, यानी निधन हो गया था। 68 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, कारण कि आवियो क्या है? 2022 और 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आवियो जो है ना ईसाई का मठ है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। आवियो क्या है? तो ईसाइयों का मठ है। आवियो क्या चीज़ है? ईसाइयों का मठ है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को। बहुवचन, अब यहाँ करा है 69 नंबर क्वेश्चन पे करा है, बहुवचन नामक पत्रिका संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? 2023 में यह क्वेश्चन अशोक वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। आवियो है, आवियो जो ललित रचना है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी के विद्यालय के प्रथम कुलपति थे। ये जो था ना अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, अशोक वाजपेयी थे। विलवन और आवियो के बीच में कौन सी नदी है? रोन नदी है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। ललित रचना आवियो के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा बेहतरीन तरीका से। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है आवियो रहा है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। आवियो किस नदी देश में है? देखिए यहाँ से 7 नंबर, नहीं ये गलत है, थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक हुआ है, तो फ्रांस था। आवियो किस देश में है? तो आप फ्रांस में। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। लेखक अशोक वाजपेयी आवियो में कुल कितने दिन रहे? ये जो है 19 दिन तक रहे हैं। लेखक आवियो क्या लेकर गए थे? लेखक जो आवियो क्या लेकर गए थे? ये जो लेकर गया था हम देखिए हिंदी टाइपराइटर लेकर गए थे, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स और उपयुक्त सभी लेकर गए थे। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ला सत्रुज क्या है? ला सत्रुज है। ला सत्रुज क्या है? ला सत्रुज ईसाइयों का मठ। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। ला सत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? ये जो रहा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे बेहतरीन तरीका से। आवियो में 19 दिनों तक प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है? 27। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। आवियो में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अति यथार्थवादी कवितई है। ये जो है ना देखिए आजेंद्र वेता, रेन शाह और पाल का एलवार उपयुक्त सभी था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देते हैं। अशोक वाजपेयी की ललित रचना है। अशोक वाजपेयी की ललित रचना जो है ना वो जो हम बात करेंगे आवियो। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। कविता नहीं है, इनमें से आवियो कविता नहीं है। रोन नदी के दूसरी ओर आवियो एक और हिस्सा है डैश इसका गद्यांश के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। ला मादा जोलेन द आवियो किसकी कृति है? ये जो है पिकासो। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को। आवियो दक्षिण फ्रांस रोन नदी के किनारे बसा शहर है। ये जो है ना पुराना। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जो थे ना अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे।
करा विलवन क्या है, ये जो है एक छोटा सा गांव है, ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। करा रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम जो था ना वो आवियो था, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे 94 नंबर, हालांकि ये जो है ना 94 ठीक है, नंबर सही ठीक है। करा प्रत्येक वर्ष आवियों में कौन सा समारोह आयोजन होता है, ये जो होता है ना रंग समारोह। करा प्रत्येक वर्ष जो होता है कौन सा समारोह आयोजित होता है, तो रंग समारोह आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कर एक पतंग अनंत में किनकी रचना है, कर एक पतंग अनंत में किनकी रचना है, ये जो है विनोद कुमार शुक्ल जी का है, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कर ला शत्रुज में रह करके क्या कह रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से 96 नंबर, ला शत्रुज में रहकर लेखक ने कितनी कविताएं लिखी है, कह कि ला शत्रुज में रहकर लेखक ने कितनी कविताएं लिखी है, ये जो लिखा है 25 कविताएं लिखा है, यानी कह रहा है ला शत्रुज में रह करके लेखक ने 25 कविताएं लिखी, कितनी कविताएं 25 कविताएं लिखी है, ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से। कह रहा ला शत्रुज का ला शत्रुज आप प्रवास में लेखक ने कितनी गद्य की रचनाएं लिखी है, तो 27, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ पे ला शत्रुज ऊपर में क्या कहा, ला शत्रुज में रहकर लेखक ने कितनी कविताएं, अच्छा यहाँ पे लेखक ने गद्य, अच्छा यहाँ पे गद्य का बात है, वहाँ पे कविता 25 गद्य 27, कविता जो 25 लिखे थे लेकिन गद्य का बात करेंगे तो 27 लिखे थे, यही बात है ना, ठीक। अब 98 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे एक बेहतरीन तरीका से। लेखक आवियो किस सिलसिले में गए थे, लेखक जो है ना आवियो किस सिलसिले में गए थे, ये जो गए थे रंग समारोह में भाग लेने के लिए, लेखक आवियो गए थे रंग समारोह में भाग लेने के लिए। करा पीटर बुक का विवाद सा महाभारत पहल कहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था, ये आवियो में किया जाने वाला था, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कर ला शत्रुज को किसने बनवाया था, ला शत्रुज को फ्रेंच शासकों ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, ला शत्रुज को फ्रेंच शासकों ने बनवाया था। करा कारम्भूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ जो है ना ला शत्रुज, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। जार शाही कहाँ थी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जार शाही जो थी वो कहाँ थी, जार शाही जो था ना रूस में था, जार शाही कहाँ थी, तो जार शाही रूस में थी, जार शाही कहाँ थी, तो जार शाही रूस में थी। देखिए धीरे धीरे हम इस क्लास को लाते लाते एक अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं, मात्र और 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो दिल थाम कर बैठिए अभी आप, तो उस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कर देंगे। हालांकि कुछ लंबी वीडियो नहीं है, लगभग 40 मिनट का पास आ गया वीडियो, तो इसके बाद जो है देखिए ये लंबी नहीं है, 100 क्वेश्चन आप यदि 80 यानी हम बात करेंगे 100 क्वेश्चन का 110 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया, यानी 40 मिनट में ये बड़ी बात हुआ। मतलब देखिए अभी दिमाग को शांत होकर, परीक्षा में समय है, मान लो कि हिंदी का आप 4-5 वीडियो कर लेते इसी तरीक़ा से, फिर साइंस का, फिर SST का हम बात करेंगे, उसके बाद संस्कृत का, उसके बाद हिंदी का तो हो ही गया है, तो ऐसा करते जाइएगा। अब इससे प्रश्नार्थक में तो आपका ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव एक भी छूटेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव बन गया तो बल्ले बल्ली यानी रिजल्ट मार्क जो आपका थोड़ा सा स्कोर बढ़ जाता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम 103 नंबर क्वेश्चन को। आवियो किस नदी पर स्थित है, आवियो कह रहा है किस नदी पर स्थित है, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा है, आवियो रोन नदी पर स्थित है। आवियो किस नदी पर स्थित है, आवियो जो है ना रोन नदी पर स्थित है। आवियो किस नदी पर स्थित आपसे पूछेगा एग्जाम में, आवियो आप बताइएगा कि रोन नदी पर स्थित है, कौन सा नदी पर, तो रोन नदी पर स्थित है। 104 नंबर क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, पिकासो की विख्यात कृति का नाम जो है ना यह मादामोजेलम द आबनियो नाम है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। करा निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, निम्नलिखित में से करा कौन सी रचना अशोक वाजपेयी का, करा कविता का जनपद है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, कविता का जनपद। करा और यहाँ पर देखिए 106 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुँच गए एक बेहतरीन तरीका से। करा शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, तो अशोक वाजपेयी का है, किसकी कृति है, अशोक वाजपेयी जी का है। देखिए ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है कि शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसने दिया था, आप कहेगा अशोक वाजपेयी ने दिया था, बिल्कुल एक बेहतरीन तरीका से क्या कहेगा, अशोक वाजपेयी ने दिया था।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे कहा रोन नदी कहाँ, आपसे पूछा जाए। देखिए रोन नदी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रोन नदी कहाँ है, तो रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। रोन नदी कहाँ पे है, तो रोन नदी दक्षिण फ्रांस में है। तो थोड़ा सा अब हम यहाँ पे देखने का प्रयास, लगभग अब क्वेश्चन जो है नहीं है, ये जो था लास्ट ही क्वेश्चन था और यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं तो होम पेज पे हम आने का प्रयास करते हैं। देखिए आज के क्लास में हम कितना क्वेश्चन किए, तो 100 क्वेश्चन किया ऑब्जेक्टिव, जो कि ये लगभग 2-3 चैप्टर को यानी कंबाइन करके लाए हुए। तो आपको पता चला ही होगा या नहीं, तो आप लोग जरूर कमेंट को बॉक्स में बताइएगा कि पता चल गया या क्या नहीं पता चला। देखिए 3 चैप्टर को हमने 7वां 8वां 9वां चैप्टर को हमने कंप्लीट करके लाए हुए थे। इसमें कंबाइन करके तीनों चैप्टर को एक साथ मैंने ऑब्जेक्टिव कराया। अब जो होगा अगले वीडियो में वो होगा 10वां 11वां 12वां होगा, यानी 3 चैप्टर बच गया है हिंदी का, यानी ये चैप्टर का। उसके बाद कहानी चैप्टर, कविता वाला चैप्टर का भी मैं करवाऊंगा। तो बेहतरीन तरीका से आप क्लास में बने रहने का प्रयास करेगा, एक बेहतरीन तरीका से आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव आप क्लियर करते जाइए। मैं प्रत्येक चैप्टर का अपने चैनल पे मैंने यानी क्लास अपलोड करने वाला हूं और कुछ ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुके हैं, उनको अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। एक मिलते हैं अगले क्लास में एक बेहतरीन तरीका से, फिर हम अगले क्लास में। तब तक आप बने रहने का प्रयास करिएगा।